केंद्रीय विद्यालय संगठन। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस फटाफट से देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका, when soldiers as a group disobey their officer in the army then it is called। जो सोल्जर डिसऑबे करते थे अपने ऑफिसर की बात को मानने, आर्मी में उन्हें क्या बोला जाता था। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप फटाफट से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनको बोला जाता था हिंदी में विद्रोही और इंग्लिश में म्यूटिनी। क्या बोलते थे? उन्हें बोलते थे म्यूटिनी। क्या बोलते थे? म्यूटिनी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। हिंदी में उन्हें विद्रोही बोलते थे। ये एसएसटी क्लास 8 का पेपर है। एनुअल एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन चल रही है। चलिए समझ लेते हैं फटाफट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी आए हैं ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यही था कि जो सोल्जर अपने ऑफिसर्स की बात को मानने से मना कर देते थे आर्मी में, उन्हें क्या बोला जाता था? तो इंग्लिश में उन्हें म्यूटिनी बोला जाता था और हिंदी में विद्रोही बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड द ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनको कौन ट्रांसलेट करता था या उन्हें किसने क्रिटिसाइज करा था एज ए कास्ट? तो राजा राम मोहन राय ने जो कास्ट को उन्होंने क्या करा था? क्रिटिसाइज करा था। ठीक है, तो जो राजा राम मोहन राय थे वो कहते थे कि जातियां जो हैं वो, जाति में इंसानों को बांटना अच्छी बात नहीं है। जैसे जाति समझते हैं ना आप, कास्ट। तो कास्ट में जैसे कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, तो किसी को भी वो कास्ट में नहीं बांटना चाहिए कि ये अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है, क्योंकि व्यक्ति अपने काम से जाना जाता है, ना कि अपनी कास्ट से। तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करा, यानी उसकी उन्होंने आलोचना करी, यानी वो उसके विद्रोही थे। ऑप्शन सी इसका आंसर। तो याद रखना, राजा राम मोहन राय जो थे वो कास्ट सिस्टम का विरोध करते थे। ही क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, followers of Brahm Samaj started another one in Bombay in 1867. Name the Samaj that fought against the social custom like child marriage and remarriage for widow. तो जो ब्रह्म समाज के लोग थे, ठीक है, उन्होंने बॉम्बे में 1867 में उन समाज के लोग जिन्होंने फॉलो करा, जो सोशल कस्टम के विरोधी थे, जो कहते थे कि चाइल्ड मैरिज अच्छी बात नहीं है और हमारे को विडो की दोबारा से शादी कर देनी चाहिए। जो विडोज़ की शादी करने के फेवर में थे और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, वो कौन थे? तो वो थे परथाना समाज। वो समाज कौन सा था? परथाना समाज था। ठीक है, तो समाज का नाम क्या था? परथाना समाज। हिंदी में भी परथाना समाज लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो परथाना समाज के जो लोग थे वो चाइल्ड मैरिज के विरोधी थे, खिलाफ थे, और रीमैरिज फॉर विडोज के फेवर में थे। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु नोज, फोर्थ है, पर्सन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेज इज नोन एज। वो व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट या लिंग्विस्टिक। और हिंदी में बोलते हैं भाषाविद। भाषाविद जिसे बहुत सारी लैंग्वेजों का ज्ञान होता है, यानी बहुत सारी भाषाएं बोलना जानता है। हिंदी में भाषाविद और इंग्लिश में लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट इज अ पर्सन हु नो सेवरल लैंग्वेजेस, और उसने कई लैंग्वेजों में स्टडी भी करी हो। क्वेश्चन फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स इनमें से कौन सा है? तो देखो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स है, स्प्रिंग वाटर नेचुरल रिसोर्स है। तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, दवाई कौन बनाता है? आदमी बनाता है ना। तो जो कैंसर की दवाई बनाना, ये क्या है? ये मैन मेड रिसोर्स होगा। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कैंसर के इलाज की दवाइयाँ। क्लियर हो गया? क्वेश्चन सिक्स, डैश वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी ऑफिशियल टू स्टडी संस्कृत। इनमें से कौन था जिसने सबसे पहले, ठीक है, संस्कृत का अध्ययन किया था, यानी संस्कृत को पढ़ा था? उस कंपनी अधिकारी का नाम पूछा है, यानी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन सिक्स में क्या पूछा है?
डैश वॉज द फर्स्ट कंपनी ऑफिशियल्स टू स्टडी द संस्कृत। संस्कृत का अध्ययन करने वाले पहले कंपनी अधिकारी इनमें से कौन थे? तो वो थे आपके विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो थे, उन्होंने सबसे पहले संस्कृत का क्या करा था? अध्ययन करा था, संस्कृत को पढ़ा था। एक वो फॉरेनर थे, पर उन्होंने सबसे पहले संस्कृत को पढ़ा था। तो नाम क्या है? विलियम जोन्स। क्लियर? क्वेश्चन 7th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल बनाने के लिए, मिट्टी बनाने के लिए या मिट्टी का टेक्सचर बनाने के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? तो जो, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर नहीं है? सॉइल टेक्सचर जो है वो सॉइल बनाने के लिए कोई वैल्यूज नहीं रखता। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट कौन? जैसे तो आपको पता है, एक होती है लोकल कोर्ट जिसे जिला कोर्ट बोलते हैं, एक होती है हाई कोर्ट, ठीक है, एक होती है सुप्रीम कोर्ट। तो जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की वो होती है बेटा सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट माना जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला हो गया है तो उसके बाद उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद हमें सीधे अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ेगा। उसके बाद हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो जो लास्ट वर्डिक्ट होता है वो कहाँ से मिलता है? वो हाई को कहाँ से मिलता है? सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, फिर आपको सिर्फ प्रेसिडेंट ही का सहारा होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर 10 year old चाइल्ड वर्किंग इन द इंडस्ट्री। अगर कोई 10 साल का लड़का किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसे क्या बोलेंगे? चाइल्ड लेबर, फैक्ट्री वर्कर, बैगर या ऑर्फन। तो आपको पता ही है ऑर्फन कौन होते हैं? जिसके माँ बाप नहीं होते। बैगर कौन होते हैं? भिखारी। फैक्ट्री वर्कर कौन होते हैं? जो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले की मिनिमम एज हमारे देश में क्या रखी गई है? 18 साल या 21 साल से ऊपर। ठीक है, 21 साल, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को जो है फैक्ट्री में काम कर सकता है, तो उसे बोलेंगे चाइल्ड लेबर। क्वेश्चन 9th का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8th का आंसर भी है ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 10 देखेंगे। 10th, इक्विटी इन द सोशल इक्विटी इन द स्कूलिंग फैसिलिटी अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। जो स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं सबको पढ़ना का हक मिलना चाहिए। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? अगर सबको शिक्षा का अधिकार मिले तो उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन का राइट यानी शिक्षा के अधिकार को क्या बोलेंगे? एजुकेशन राइट बोलेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 11, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग आर फेसिंग द इनइक्वलिटी ड्यू टू मार्जिनलाइजेशन। यानी हमारे समाज में किन लोगों को आज भी सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है? तो दलित्स को करना पड़ता है, वीमेन को भी करना पड़ता है और आदिवासी को। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, दलित्स की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, और जो आदिवासी लोग हैं की भी नहीं मानी जाती है संविधान के हिसाब से। तीनों को ही मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 12 देखेंगे। ट्राइबल्स आर ऑफन रेफर टू। जो ट्राइबल्स यानी ट्राइबल कौन होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें आदिवासी बोला जाता है। ठीक है ना? ट्राइबल्स कौन होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, और उन्हें बोला जाता है आदिवासी। नेक्स्ट है, डैश सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती हैं और मैनेज करती हैं? तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होती है? तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ऑप्शन 20 का आंसर है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जिनको जो सरकार के अंडर में भी होती है, सरकार मैनेज भी करती है, कंट्रोल भी करती है। जैसे आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें, पेट्रोल गैस, जो पेट्रोल है या गैस है
इन इंडस्ट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है? इनको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। इनके रेट्स को कौन सेट करता है? रेट्स गवर्नमेंट सेट करती है। चलिए हम करेंगे क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट प्रीटेक्स्ट डिड ब्रिटिश एनेक्स अवध? अंग्रेजों ने किस बहाने, ठीक है, तो ब्रिटिश ने जो अवध को किस तरीके से क्या करने की, कैप्चर करने की कोशिश करी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द, ठीक है, सत्यन शोधक समाज हु हैज फाउंडेड इट? तो सत्य शोधक समाज, व्हाट वाज द सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज क्या था, और हु हैड फाउंडेड इट, और इसको किसने बनाया, इसकी स्थापना किसने करी। क्वेश्चन 16, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स कुड एग्रो इंडस्ट्री प्रोड्यूस? एग्रो इंडस्ट्री में किस प्रकार की जॉब्स मिलती हैं। क्वेश्चन 17, व्हाट वर द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज? कौन से मेन फैक्टर जो पॉपुलेशन चेंज में हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग ऑफ सोसाइटी? कॉन्स्टिट्यूशन का क्या यूज है सोसाइटी को बनाने। क्वेश्चन 19, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? सामाजिक सुविधाएं या पब्लिक फैसिलिटीज का क्या मतलब है? चलिए फटाफट से इनके आंसर लिख लेते हैं और समझ लेते हैं जल्दी से। स्टार्ट करते हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंडर व्हाट प्रीटेक्स्ट डिड ब्रिटिश एनेक्सेस अवध? तो अंग्रेजों ने किस बहाने अवध को अपने से मिला? जो ब्रिटिशर थे वो कौन सा तरीका अपनाना चाह रहे थे जिससे कि जो अवध था, अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लें। तो जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और ये पॉलिसी 1856 में क्या करी गई, इम्प्लीमेंट करी गई, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने एक रूल बना दिया कि जिनके भी अपने खुद के बेटे नहीं हैं, उनकी सबकी जो राज्य हैं वो अंग्रेज अपनी क्या करेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या करना चाह रहे थे, अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे थे अवध को, ठीक है। तो उस पॉलिसी का नाम क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और ये कब बनाई गई थी, 1856 में। तो क्वेश्चन 14 का आंसर समझ आ गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सत्य शोधक समाज और हु हैज फाउंडेड इट? सत्य शोधक समाज क्या था, वो क्या काम करता था और उसे किसने बनाया था? तो सत्य शोधक समाज, या इट वाज अ सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो सत्य शोधक समाज क्या था, एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी ये समाज में फैली हुई जो भी गलत चीज़ें थी, कुप्रथाएं थी, उन्हें ख़त्म करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, यानी चाइल्ड मैरिज, मल्टीपल मैरिज, दीज काइंड्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, जो भी गलत चीज़ें थी सोसाइटी में, उनको क्या कर रहे थे, रिफॉर्म करना चाह रही थी। तो सत्य शोधक समाज क्या था, इट वाज अ सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनाई गई, फाउंडेड ऑन 1873, और किसके द्वारा बनाई गई, ज्योति राय फुले। तो ठीक है, ज्योति राव फुले ने जो थे, इसके कौन थे, फाउंडर थे, जिन्होंने इसको बनाया था। कब बनाया था, 1873 में। उसका पर्पस क्या था, सोशल रिफॉर्म को ऑर्गेनाइज करना, बनाना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब कुड एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस? एग्रो इंडस्ट्रीज जो है किस प्रकार की जॉबों को देती है, या कैसी जॉब प्रोड्यूस करती है? तो इट प्रोड्यूस जॉब्स फॉर पीपल बिलोंग टू विलेज एंड स्मॉल टाउन्स। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या एग्रो इंडस्ट्री जो है जॉब देती है उन लोगों को जो गांव में रहते हैं या छोटे टाउन्स में रहते हैं। और ये कैसी जॉब्स देते हैं, तो ये जॉब देते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जैसे या डेयरी प्रोडक्ट जो है, ठीक है, जैसे अमूल, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, या कुछ और ऐसी इंडस्ट्री जो कुछ और फूड प्रोसेसिंग करती हैं, डेयरी प्रोडक्ट बनाती हैं, या और भी ऐसे बहुत काम हैं जो छोटे स्केल पे करे जाते हैं। वो सब किनके द्वारा होते हैं, वो एग्रो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। तो एग्रो इंडस्ट्री इनके लिए जॉब देती है उन लोगों को जो बिलोंग्स करते हैं विलेजेस और स्मॉल टाउन से। और इनकी जो जॉब्स होती हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या डेयरी प्रोडक्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो इंडस्ट्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, व्हाट आर द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज? किसी स्टेट की या किसी कस्बे की अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो उसका पहला कारण है बर्थ रेट, कि वहाँ पे ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं।
डेथ रेट, ज़्यादा लोग मर रहे हैं। और तीसरा माइग्रेशन, हो सकता है लोग जॉब के कारण या सिक्योरिटी के कारण या कोई की और रीज़न, बीमारी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, इन कारणों से एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हूँ। तो किसी जगह में पॉपुलेशन बढ़ने या घटने के तीन मेन फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है बर्थ रेट, सेकंड फैक्टर होता है डेथ रेट, और थर्ड फैक्टर होता है माइग्रेशन। तो दीज आर द थ्री मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज के लिए ये तीन मेन फैक्टर होते हैं। हम कर रहे हैं एसएसटी क्लास 8 का पेपर है। एसएसटी क्लास 8 एनुअल एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर है जो आपके एग्जाम में भी आएगा और गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग द सोसाइटीज को बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या यूज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या यूज़ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्यूमेंट दैट सर्व मैनी पर्पस इन द सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण किसी भी सोसाइटी को लीगल पॉलिटिकल और सोशल सुविधाएं मिलती हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, किसी सोसाइटी को लीगली, पॉलिटिकली या सोशली जो है सर्व करता है। और उसके अलावा कई फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ का क्या मतलब है, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर अ बेसिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड टू इट्स सिटीजन। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार हमें देती है। बेसिक फैसिलिटी है उसमें, जैसे सरकार हमें देती है। उसके अलावा जैसे रोड बनाना, ठीक है, ये सब काम भी सरकार का होता है। नालियाँ बनाना, सीवर की व्यवस्था करना, तो ये बेसिक फैसिलिटी सरकार हमें देती है जो हमारी ज़रूरत के लिए होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं आप, हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल सरकार को देने का काम है। एजुकेशन, सबको फ्री शिक्षा मिलनी ही चाहिए। सिक्योरिटी, ऐसा ना हो कि कुछ लोग आके किसी सोसाइटी का माहौल ख़राब कर सके, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था हो। रोडें हो, सीवर हो, एजुकेशन हो, साफ पानी हो, प्योर एयर हो। तो ये सारी बेसिक सुविधाएं कौन देगा, सरकार देगी। दिस इज कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज। क्लियर हो गया। तो एसएसटी क्लास 8 का पेपर था, एनुअल एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन है। वीडियोस को लाइक करें। आप चैनल पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सभी की एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, करंट सैम्पल पेपर भी हैं, और जो डिफरेंट स्कूल से पेपर आते हैं, टीवी वगैरह के पेपर, वो भी आपको सारे चैनल पे मिलेंगे। केवी के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। और हमें आइडियाज़ दें कि किस तरीके से हम और अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, ताकि आपकी हम अच्छे से हेल्प कर पाएँ और आपको बिना ट्यूशन पढ़े ही आप अच्छे से कर पाएँ।